Hello students, today we are going to read 14th chapter Economic Concept and Planning. General introduction of national income. Firstly, we will understood the meaning of national income. Before national income, we will study what is the meaning of income. Income means wages, salary means हमारी सैलरी. अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उस काम के बदले हमें क्या सैलरी मिल रही है, कितना पेमेंट मिल रहा है. एंड इनकम सब जानते हो कि आपके पेरेंट्स जब वर्क करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, उनको इनकम मिलती है. और इसी इनकम से हम अपने घर का बजट बनाते हैं, हम अपने घर का हमारा स्टैंडर्ड देखा जाता है. जो जितना पैसे वाले होगा उसका लाइफस्टाइल भी उतना ही स्टैंडर्ड वाला होगा, और जितनी इनकम लो होगी उसके भी लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा कम रहेगा. तो मीन्स बेसिकली अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे इनकम बहुत ज़्यादा मायने रखती है. नेशनल इनकम का मतलब होता है हमारे नेशन मीन्स क्या होती है, हमारी कंट्री. कि अब इंडिविजुअल तो हमने सबने देखा है कि मेरी इनकम कितनी है, आपके फादर की इनकम कितनी है, ये सब होगा. लेकिन अगर सरकार को देखना है कि सारे लोगों की इनकम कितनी है, तो वो जब हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है हमारा नेशनल इनकम, मतलब पूरे कंट्री की इनकम. वी यूज़ द टर्म इनकम मैनी टाइम्स इन एवरीडे लाइफ. इनकम इज़ द मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ अ पर्सन्स और अ फैमिली. We know that income is not the only determiner of welfare, but it is one of the most important factor amongst many others. The income of a person or family shows the physical life, social status and economic progress to a large extent. Yes, हमारी इनकम ही है जो किसी भी पर्सन का सोशल स्टेटस शो करती है, उसकी फिजिकल लाइफ को शो करती है, एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस को भी बताती है. जस्ट लाइक अ पर्सन और फैमिली, द इनकम ऑफ अ नेशन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइन. जैसे अगर किसी भी फैमिली मेम्बर्स की इनकम ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिच है, ये बहुत ज़्यादा अमीर है. तो ये हमें कब पता चलता है, जब उसके पास पैसे ज़्यादा आते हैं, जब उसका घर बहुत अच्छा बना होता है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे गाड़ी होना, बंगलो होना, हर फैसिलिटीज़ होना, तो ये उसका स्टेटस शो करता है. वैसे ही अगर हमें किसी कंट्री को भी स्टेटस में शो करना है तो उसकी इनकम कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम फॉर इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज़ इम्पोर्टेंट इन द फॉलोइंग वे. किसी भी कंट्री की अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो वो जैसे नेशनल इनकम इज़ द इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री. नेशनल इनकम एक ऐसा इंडिकेशन है जिससे हमें पता चलता है हमारी प्रोग्रेस, किसकी प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस. एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन, कि किसी भी कंट्री की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है. हम बहुत बार बात करते हैं कि हमारे पास कुछ डेवलप्ड कंट्री है, देर आर सम डेवलपिंग नेशंस, सम अंडर डेवलप्ड नेशन. तो ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सी अंडर डेवलप्ड. ये हमें उस कंट्री की नेशनल इनकम देख के ही पता चलता है. वी कैन कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम. हमारी जो इकोनॉमी है वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ जब कंपेयर करते हैं तो वो भी हम नेशनल इनकम के साथ करते हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमी कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम नेशनल इनकम. ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट फ्यूचर पॉलिसीज़ कैन बी फाउंड फॉर इकोनॉमी. यस, नेशनल इनकम से ही हम हमारे आगे फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या क्या प्लानिंग कर सकते हैं, वो सारी हम चीज़ें कंसिडर करते हैं. क्योंकि जिस कंट्री के पास जितनी इनकम होगी वो उतना खर्चा करेगा, और जब खर्चा करेगा तो ऑब्वियसली है कि उतने अच्छे उसके पास प्लान्स आएंगे, पॉलिसीज़ आएगी. अभी रिसेंट में देख लो, हमारे जब देश में कोविड-19 आया तो हमारी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमें बजट देते हैं अपने अलग अलग स्टेट को. तो वो कब देते हैं, जब उनके पास खुद के पास इतना पैसा होता है. नेशनल इनकम मीन्स पूरे कंट्री की इनकम. नेशनल इनकम इज़ द मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. जब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनेटरी फॉर्म में देखते हैं तो उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं. और ये कैलकुलेट किया जाता है हमारा फाइनेंशियल ईयर में. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. ये जो एक ईयर होता है, इस ईयर के अंदर जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला, फाइनल मॉनेटरी फॉर्म में जो भी पैसे मिले, उसी को हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम में.
और ये किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं देखा जाता, ये इंस्टीट्यूशंस के देखे जाते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी ने पूरे एक साल में कितना अर्न किया, कितने उसके पास वापस पैसे बचे, उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all products and services doing in a financial year. Financial year is very important. Financial year, it is defined as monetary value of all products and services during a particular period. जो particular period है इसी को हम financial year कहते हैं. Remember that the value of end product and service is included in national income. It is not included in the process of production. Yes, जब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेस इन विच हम इसको इंक्लूड नहीं करते। जब फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, जो फाइनल चीज़ हमारे पास आ जाती है, उसी को हम इंक्लूड करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नेशनल इनकम इज़ द टोटल इनकम ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट द इनकम ऑफ सिटीजन। येस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो, कि जो नेशनल इनकम है ये हमारी टोटल इनकम है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सारे सोर्सेज जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम इंक्लूड करते हैं। कोई किसी भी इंडिविजुअल की हम सैलरी को इंक्लूड नहीं करते हैं। जब हम इंडिविजुअल लोगों की सैलरी को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो मीन्स हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे, वन इज़ नेशनल इनकम, सेकेंड इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के अंदर हम हर एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्लूड करेंगे। जैसे जो भी जितने भी टीचर हैं, मान लो मैं टीचर हूँ या कोई और भी टीचर, तो उन सब की इंडिविजुअली सैलरी देखेंगे, या कोई किसी अदर जॉब में तो उनकी भी इंडिविजुअली सैलरी देखेंगे। लेकिन नेशनल इनकम में ऐसा नहीं है। नेशनल इनकम में प्रॉपर एक कंपनी होगी, उस कंपनी ने पूरे 1 ईयर में कितना खर्च किया है, कितना उसके पास सेव हुआ है, जो फाइनल में हमारे पास जो रुपए बचेंगे उसी को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। Here is the formula how can we calculate per capita income means individual equal to national income, कितनी नेशनल इनकम है, और डिवाइडेड पॉपुलेशन की, जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, देयर वॉज नो गवर्नमेंट एजेंसी टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। आज़ादी से पहले यहाँ पे कोई भी ऐसे एजेंसी या ऐसे कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जो इसको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। द फर्स्ट नेशनल इनकम वॉज कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868। येस, यू कैन अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया था। तो फर्स्ट टाइम जिसने किया उसका नाम है दादा भाई नौरोजी एंड ईयर 1868। आफ्टर दिस फाइनली सिराज, डॉक्टर V.R. Rao, R.C. Desai estimated national income. All these scholars use different methods and basis for the calculation of national income. दादा भाई नौरोजी के बाद भी और भी लोगों ने कैलकुलेट किया था और उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ से इसको कैलकुलेट किया, बट दे डिड नॉट हैव रिलायबल डाटा एंड इंफॉर्मेशन, सो कुड नॉट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड इन कैलकुलेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनल इनकम कमिटी वॉज फॉर्म्ड। आज़ादी के बाद एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी फॉर्म की गई जिसका नाम है नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ P.C. Mahalanobis in August 1949. This committee submitted its first report in 1951. इस कमेटी बिठाया हमने, फॉर्म किया 1949 को। इस कमेटी ने अपनी जो फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की थी वो की थी 1951 में, एंड जो फाइनल रिपोर्ट थी वो 1955। दिस वर्क ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वॉज हैंडेड ओवर टू द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ बीन डूइंग द वर्क ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम सिंस 1955। और 1955 के बाद ही यहाँ पे जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन जो किया जाता है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। पहला कि नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट किया फर्स्ट टाइम, उसके बाद कमेटी कब फॉर्म की गई और हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, एंड नेक्स्ट आता है आपका कि नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या। इकोनॉमी मीन्स बेसिकली हमारे पास जो इनकम आ रही, इनकम आने के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमारे पास इनकम आती है।
वी फाइंड पीपल्स इन्वॉल्व इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने देखा है कि अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, तो उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जहाँ से भी हमें इनकम मिलता है उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। सम एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स एंड अदर प्रोवाइड सर्विसेज। कुछ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स मीन सामान, चीज़ें, एंड अदर प्रोवाइड सर्विसेज। सर्विसेज मतलब सेवाएं देना, जैसे होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। दीज एक्टिविटीज़ गो ऑन अराउंड एट द टाइम। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड देम? One way to understand them is to classify them in different categories on the basis of some important criteria. These categories are also known as various sectors of economy, और उन्हीं को हम sectors भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड होता है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड होता है टर्सरी सेक्टर। तो ये जो काम करने का जो जरिया हमारे पास, जिसे हम काम कर रहे हैं, हम अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए। अब हमने फर्स्ट सेक्टर में किनको डाला है? जो भी नेचर से चीज़ें हमें ऑब्टेंड होती है, जो भी रॉ मटेरियल्स हमारे, जैसे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे फिशिंग, डेयरिंग, ये सारे आते हैं हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आएंगी प्राइमरी सेक्टर्स में। दोज थिंग्स विच ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्टली नेचर, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी सेक्टर। इट प्रोड्यूसेस गुड्स बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन डायरेक्ट फॉर्म। देयर आर मेनी एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज कॉटन कल्टिवेशन। इट इज़ अ सीजनल क्रॉप. We depends on natural factors like rainfall, sunlight and climate for the growth of cotton plant. So cotton is a natural product. In the same way, dairy, mining produce product by using natural resources. These are also primary activities. It is also known as agriculture allied sector. Yes. एग्रीकल्चर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आया आपके कॉटन कल्टीवेशन। तो कॉटन कल्टीवेशन क्या है? एक एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर को करने के लिए भी हमारे पास फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्रॉपर रेनफॉल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, क्लाइमेट होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको हम एलाइड एक्टिविटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर। जो भी हमें प्राइमरी सेक्टर से चीज़ें अवेलेबल हुई है, रॉ मटेरियल, उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको पैकेट के फॉर्म में लाना, इंडस्ट्रीज़ में भेजना, वही हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर। इन दिस सेक्टर प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें जो भी मटेरियल हमें फर्स्ट एक्टिविटी से मिला है उसको नेक्स्ट फॉर्म में तैयार करना इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ नेक्स्ट टू प्राइमरी सेक्टर। गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. इट कैन बी डन इन सम फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम. For example, spinning from cotton fiber and then weaving textiles. Sugar and jaggery are made from sugarcane. Jaggery means जो हमारा गुड़ होता है उसको हम जैगरी कहते हैं। रॉ मटेरियल में क्या होगा? सुगरकेन होगा। हम पौधे लगाएंगे, हमें उसमें से सुगरकेन मिलेंगे, और उसको जब हम फैक्ट्री में भेजेंगे तो उससे वो हमें क्या देगा? सुगर देगा और जैगरी देगा। वी मेक ब्रिक्स फ्रॉम क्ले एंड देन वी बिल्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग विथ ब्रिक. This sector is associated with different industries, so it is also called industrial sector. ये सेकेंडरी सेक्टर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ वर्क करता है, इंडस्ट्रीज़ का इसमें यूज़फुल होता है, इसीलिए इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है। मान लो हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल को हमने इंडस्ट्री में भेजा और उसने एक फाइनल प्रोडक्ट बना के हमें दिया, मैन्युफैक्चर करके दिया। अब उस प्रोडक्ट को आगे कहीं पे हमें पहुंचाना है, मान लो किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए हमें यूज़ करना होगा ट्रांसपोर्टेशन का, हमें बैंकिंग की सहायता लेनी होगी, क्योंकि कैपिटल होना भी तो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आती है टर्सरी सेक्टर में। एग्जाम्पल में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 सेक्टर। दे मेक नो प्रोडक्ट्स। ये कोई भी प्रोडक्ट बनाते नहीं, ये सिर्फ सर्विस देते हैं। These activities help in the development of primary and secondary. Product of first 2 sectors need to be transported to retail or wholesale dealers for sale by trucks and train. Sometimes products need to be stored in warehouse. We also need to use telephonic communication, correspondence and banking facilities for smooth trade. These are some examples of the activities of this sector. They also provide service instead of producing good, so it is known as service sector.
This sector is not producing anything, it is only provide a service. That's why we also call this sector as a service sector. There are also certain dispensable services which do not help in making any production. These services of teachers, doctors, washermen, hairdressers, cobblers, advocate, administrators and accountant are among them. Nowadays, the new service based on information technology like internet cafe, ATM booth, कॉल सेंटर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो अदर सर्विसेज भी हमारे पास आ गई. ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं टर्सरी सेक्टर्स के. हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर कि किस तरीके से जो ये इकोनॉमिक सेक्टर्स है इसमें चेंजेस होते गए. एंशिएंट टाइम में किस तरीके से वर्क होता था, फिर जैसे जैसे मॉडर्न की तरफ हम आए तो किस तरीके से चेंजेस होते गए. इट हैज़ बीन नोटिस इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दैट प्राइमरी सेक्टर्स वॉज वेरी इम्पोर्टेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जो डेवलप कर चुके हैं, उनका मानना है कि जो फर्स्ट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ग्रेजुअली चेंजेस केम इन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड दिस सेक्टर बिकम prosperous. There was more production than in the past. Many people got engaged in other occupations. The number of craftsmen and traders increased. Activities of purchase and sale increased manifold. Many people joined transport, administrative and army services. Yet most of the goods were produced by primary sectors and most peoples were employed in this sector. Factories came into existence with new methods of manufactures. Their number increased and peoples began to work in them. This secondary sector became most important from production and employment point of view because products were cheap in factories. Work started to be done in extra time also. There has been changes from secondary sector to tertiary sector in last 100 years in development countries. Importance of service sector increase in total production. Most of the workforce is employed in service sector. तो चेंजेस किस तरीके से आए, जैसे पहले हम जब एग्रीकल्चर करते थे हम मेनली ट्रेडिशनल टूल पे डेवलप थे, हम नेचर पे डिपेंड थे, सिर्फ और सिर्फ जब बारिश आती थी तभी हम करते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे पास हाई मशीनरीज आ गई, हम नए नए टूल्स लेके आ गए, तो हमारा जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ. सेकंड क्या हुआ कि जैसे मैन्युफैक्चर में घुसे तो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी लोगों को और सैलरी भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई. थर्ड, जब सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई. जिस चीज़ को हमें पहले ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता वो अब जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाता है. हमें ईजिली ट्रेडर्स मिल जाते हैं, ईजिली हमें एजेंट्स मिल जाते हैं कि हमें किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन करना है कि वो हमारा वेस्ट ना हो. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. दिस topic we will continue in our next video.